देश की आबादी से जुड़ा वो सवाल जिसका जवाब जानने के लिए हर भारतीय की आंखें टिकी रहती हैं। देश के हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के व्यक्ति के लिए सौगात, हमारा वार्षिक बजट जो देश की अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा। तो आइए आज इसी विषय पर एक चर्चा करते हैं। प्रकृति की दी गई सीखों में से एक है निरंतर आगे बढ़ने की सीख। हमेशा सफलता की बुलंदियों की ओर आगे बढ़ते रहना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अथक और निरंतर प्रयास करना। हमारे सपनों में उड़ान भरने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं वो जिन्होंने अपने ज्ञान की रोशनी से देश और विदेश की अज्ञानता को दूर किया है। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं उनका, जो ऑथर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और साथ साथ एक बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं। आपको हमेशा वो सही राय देते हैं जिससे आप अपने बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ सकें। तो आइए स्वागत करते हैं सुनील कुमार गुप्ता जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत बिजनेस इनसाइड में। नमस्कार। तो जैसे मैंने कहा कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है और जो बजट होता है वो भी यही कहता है कि किस तरह से हमें पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, एक एस्टिमेट दे दिया जाता है। तो आज हम बजट के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि बजट एक्चुअली है क्या और घर के बजट में और देश के बजट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो बजट है बेसिकली एक एनुअल एक्सरसाइज है जी, जिसमें कि ये बजट से पता लगता है कि पूरा देश किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। और अगर हम ये देखें कि घर के बजट और देश के बजट में क्या फ़र्क है, तो इसमें एक मूलभूत अंतर है। जैसे हम ऐसे समझते हैं कि घर का बजट जब होता है तो उसमें हमारी इनकम फिक्स होती है और उस इनकम को फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इससे कैसा खर्चा करेंगे। इस पैसे में से कितना हम किचन में लगाएंगे, कितना एजुकेशन में लगाएंगे, कितना स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगाएंगे, कितना अपने घूमने में लगाएंगे, कितना जोड़ेंगे। लेकिन जो देश का बजट होता है इसके उलट होता है। देश के बजट में सबसे पहले हम तय करते हैं कहाँ कितना कितना खर्चा करेंगे जी, कि उत्थान में, गरीबों के उत्थान में कितना खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च होगा। ये सारा खर्चा एस्टिमेट करने के बाद फिर हम एस्टिमेट करते हैं कि इसको कहाँ से जनरेट करेंगे। अच्छा। कितना डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, कितना नॉन टैक्स रिसीट होंगी और कैसे उस बजट को पूरा करेंगे। बजट डेफिसिट बजट होगा, सरप्लस बजट होगा। जो डेफिसिट होगी तो वो कहाँ से अरेंज करेंगे। तो ये एक तरह से रिवर्स एक्सरसाइज हो गई। क्योंकि जो बजट है, बजट का मतलब ये हुआ, अगर बजट का मतलब समझें तो ये फ्रेंच से लिया गया है। अच्छा। फ्रेंच में बजट को वॉलेट कहते हैं। अच्छा। मतलब जैसे वॉलेट एक पर्स होता है, आदमी के पास एस्टिमेट होता है कि मेरे पास इतना पैसे है और मैं कैसे खर्च करूंगा। लेकिन क्योंकि देश का बजट है, यहाँ एक्सपेंडिचर पहले है। तो जो बजट होता है किसी भी देश का बजट, उसमें देश का सबसे बड़ा थीम या सबसे बड़ा एम या ऑब्जेक्टिव जिसे हम बजट का कहते हैं, वो सबसे पहला है कि जो हमारे देश में रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन कैसा हो। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि जो इनइक्वालिटी है इनकम और ग्रोथ में या इनकम और वेल्थ में, कि हम देखते हैं कि जो इनकम है कुछ वर्ग की बहुत ज्यादा है और जो वेल्थ है कुछ ही लोगों की, गिने चुने लोगों के पास है और बाकी लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा। तो ये देश बजट के माध्यम से इस इनइक्वालिटी को दूर करने की कोशिश करता है कि जो रिच हैं, जिनके पास इनकम ज्यादा है और जिनके पास वेल्थ ज्यादा है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए और जो लोग ज्यादा गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को कुछ संसाधन दिए जाएं, उनको ऐसा माहौल दिया जाए जिससे कि वो आगे बढ़ पाएं। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बजट का किसी भी देश के, वो होता है कि ऐसी इनइक्वालिटी रीजंस के बीच में होती है। आप देखेंगे कुछ बड़े शहर होते हैं जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड होते हैं, जहां काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो सरकार उसके लिए कुछ विशेष इंसेंटिव और कंसेशंस देती है जिससे इस इनइक्वालिटी को भी खत्म कर सकें। और चौथा बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है हमारे देश में कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज मतलब वो इंटरप्राइजेज जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए चलाए जाते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे हो। अच्छा। ये भी बजट डिसाइड करता है। और पांचवा और आखिरी एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करे, स्टेबल भी रहे और साथ साथ ग्रो करे। ग्रो करे तो किस स्पीड से करे, अगर पूरे विश्व में मंदी है तो भी हमारी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ सकती है, ये सब कुछ डिसाइड उस देश का बजट करता है। तो ये 5 बड़े ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बजट लाया जाता है। इस बार का अगर हम बजट देखें तो आप देखेंगे कि ये वाले बजट में सबसे पहला हमारा ध्यान है कि कृषि क्षेत्र में हमने दिया कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि है, इसको हमने पूरी महत्ता दी कि ये कैसे आगे आए। उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद हमने देखा कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेंगी, हमारे उद्योग धंधे आगे बढ़ेंगे, कारोबार आगे बढ़ेगा, लोग बिजनेस ज्यादा लगाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो। उसके बाद सोशल सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है कि सबको इक्वलिटी का, उस पर भी हमने इस बार बहुत ध्यान दिया है। उसके बाद हम देखें तो डिफेंस और सिक्योरिटी की बात भी आती है देश में।
तो हमारे बजट में इस बार डिफेंस और सिक्योरिटी को भी देखा गया है। इस बजट में पहली बार एमएसएमई सेक्टर को बहुत सुविधाएं दी गई, और एमएसएमई सेक्टर क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर का होता है और ये सबसे इग्नोर्ड होता है। तो इस बार एमएसएमई सेक्टर को बहुत ध्यान दिया गया है, उनको सब तरह की सुविधाएं दी गई हैं जिससे वो अच्छी तरीके से उद्योग धंधा लगा सकें। ईज ऑफ डूइंग भी उनके लिए ज्यादा बेहतर की गई है, और उनके लिए टैक्स में रिलीफ भी दिया गया है कि अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आपको टैक्स स्लैब बाकी लोगों के टैक्स स्लैब से कम है, कम देना। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई। और इस बार के बजट में यूथ का ध्यान रखा गया। पहली बार ये डिसाइड किया गया कि यूथ को आप एजुकेशन भी दो, स्किल ट्रेनिंग भी दो, और जो दूसरी ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग है वो भी दें। तो इस बार के बजट में पहली बार कृषि का भी ध्यान रखा गया, ग्रामीण का भी ख्याल रखा गया, सोशल सेक्टर का भी ध्यान रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखा गया, डिफेंस सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया, और साथ में एमएसएमई सेक्टर का भी ध्यान रखा गया, यूथ का भी ध्यान रखा गया, सबका ध्यान रखा गया। और एक बजट में इस बारी बड़ी बात की गई कि बजट को जल्दी लाया गया। हाँ, एग्जैक्टली। तो लोग ये कहते हैं जल्दी क्यों लाया गया। देखिए, अंग्रेजों के जमाने से जब से हम आजाद हुए हैं तो एक वही प्रथा चली आ रही थी कि 28 फरवरी को बजट आएगा। बिल्कुल। तो इसको पहली बार तोड़ा गया। क्यों? जिससे कि हम 1 फरवरी को लाके हमारी जितनी भी अप्रूवल्स होती हैं, हमारे देश में जितनी भी लेजिस्लेटिव अप्रूवल होती हैं वो सारी मिल सकें 31 मार्च से पहले जी। और साथ में जितने भी हमारे प्लान बनते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं वो पहुंचे, और 1 अप्रैल से उसका इंप्लीमेंटेशन चालू हो। नहीं तो क्या होता था, जून तक वो अप्रूवल होती थी और कहीं जाके सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर में वो चालू होती थी योजना। यानी 1 महीना जो पहले किया गया है उससे सारी चीजें पहले होती पहले हो जाएंगी, क्योंकि अगर अप्रूवल सारी पहले हो गई, क्योंकि पहले अप्रूवल बाद में होती थी फाइनेंशियल ईयर के, तो वो पूरा आगे बढ़ जाता था। इस बार सारी अप्रूवल आपको पहले मिल जाएंगी, तो 1 अप्रैल से पहले जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हैं उसको इंप्लीमेंट करने के उसमें लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पहली बार हमारे देश में ऐसा बजट आया है जिसमें कि हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है कि हम डिजिटल एरा की तरफ चल पड़े हैं जी। क्योंकि यदि किसी भी देश को आगे बढ़ना है और आप डेवलप नेशन कहलाना चाहते हैं तो आपको डिजिटल एरा की तरफ जाना पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन हुआ बहुत अच्छे टाइम पे और उसका इम्पैक्ट आया, उसका फ्रूट आया। अब इतना सारा पैसा लोगों का जो बैंक में जमा हो गया है, तो वो जो पैसा बैंक में जमा हो गया पूरे सिस्टम में आ गया। यहाँ पे बातों बातों में ब्रेक का भी टाइम हो गया है। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अपनी इस इंटरेस्टिंग सी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिजनेस इनसाइड। हमारे देश का आंकड़ा अगर आप देखें शुरू से, तो आंकड़े में आप देखेंगे कि हमारे देश में कुल, इस पर बजट में भी बताया गया, कुल 76 लाख लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स देते हैं और उसमें से 56 लाख सैलरीड पीपल हैं। ब्रेक के बाद बिजनेस इनसाइड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता आपके साथ और हमारे साथ हैं सीए सुनील कुमार गुप्ता जी, जो हमसे बहुत सारी बातें शेयर कर चुके हैं बजट के बारे में और हमें यह भी बता चुके हैं कि नॉर्मल बजट में यानी घर के बजट में और देश के बजट में क्या अंतर होता है। इसी के साथ साथ हम जो बात कर रहे थे टैक्सेस के बारे में, और आपने शुरुआत में कहा था कि कोई भी एक्सपेंडिचर जब डिसाइड होता है सरकार की तरफ से तो टैक्सेस के रूप में लोगों से कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले जानना चाहूंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस होता है सर? देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो हमारी इनकम के ऊपर लगता है, जो हम इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है। जो आपको पता लगता है, आप खुद देते हैं, अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं कि ये मेरी इनकम हुई, इतना टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे नाम से लगता है, इनडायरेक्ट है वो जी। जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। वो लगभग देश का हर व्यक्ति देता है, गरीब व्यक्ति भी देता है, अमीर व्यक्ति भी देता है। जैसे आपने कुछ भी खरीदा, मान लीजिए आप माचिस भी खरीदते हैं तो टैक्स लग गया आपके ऊपर, कप खरीदते हैं तो टैक्स लग गया आपके ऊपर। तो हमारे देश में एक आदत सी पड़ गई है लोगों को टैक्स छुपाने की या टैक्स ना देने की और टैक्स बचाने की। देखिए, टैक्स की जो सेविंग स्कीम्स आती हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनको लेके टैक्स बचाया जाए तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, कि आपने टैक्स रिटर्न ही नहीं भरी, आपने कहा मैं भरता ही नहीं रिटर्न, जो मर्जी इनकम वो देखी जाएगी, कौन कोई पकड़ेगा तब देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। आप देखिए, क्योंकि हमारे देश का आंकड़ा अगर आप देखें शुरू से, तो आंकड़े में आप देखेंगे कि हमारे देश में कुल, इस पर बजट में भी बताया गया, कुल 76 लाख लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स देते हैं और उसमें से 56 लाख सैलरीड पीपल हैं जिनको कि टीडीएस कट ही जाता है, उनको तो टैक्स देना ही है। इसका मतलब कुल 20 लाख लोग बचे पूरे देश में, एमएसएमई सेक्टर में भी, प्रोफेशनल भी मिला लो इसमें सारे, जो कि 5 लाख से ऊपर का टैक्स देते हैं। कुल 20 लाख, जो कि बहुत कम है, बहुत ही कम। 125 करोड़ की आबादी के देश में कुल 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से ऊपर की रिटर्न पे टैक्स देते हैं और 1,76,000 लगभग लोग ऐसे हैं जो 50 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्सेस देते हैं अपने। और अगर आप देखें दूसरा आंकड़ा कि कितनी लग्जरी गाड़ी ली गई, कितने लग्जरी हाउसेस लिए गए, कितने फॉरेन ट्रिप हुए, तो आपको आंकड़ा कहीं ज्यादा मिलेगा। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारा टैक्स पेयर है
जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको टैक्सेस उनके बदले का भी देना पड़ता है जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के पास हमेशा होता है कि टैक्स नेट में सबको लाना। आपको टैक्स नेट मतलब लोग अपनी इच्छा से टैक्स देने आए। इसके लिए इस बार सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि सरकार ने बोला कि 5 लाख तक की इनकम पे कुल 5% टैक्स है। बिल्कुल। तो 5% टैक्स इतना कम टैक्स है कि किसी को भी चुभेगा नहीं। अगर आप 40,000 रुपये महीना कमाते हैं और पूरे साल में आपने कमाया और पूरे साल की इनकम पे आपने कुल 5% टैक्स दिया तो आपको चुभेगा नहीं और आपको लगेगा अच्छा कि मैं भी देश के तरक्की में योगदान दे रहा हूं, मैं भी टैक्सेस दे रहा हूं। तो इस तरह से टैक्स नेट पड़ेगा। और सरकार ने यह भी कहा कि आप पहली बार टैक्स दे रहे हैं तो आपका केस स्क्रूटनी में भी नहीं आएगा, मतलब उसकी कोई जांच भी नहीं होगी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है जी। जब तक कि सरकार के पास कोई और इंफॉर्मेशन ना हो आपके बारे में। तो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस बार सरकार ने काम किया कि ज्यादा लोग टैक्स दें। ये ना हो कि जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर बर्डन जाता जाए और जो नहीं दे रहे उनका टैक्स भी वो दें, क्योंकि टैक्सेस तो पूरे देश में इकट्ठे करने ही है हमने। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से टैक्स नेट बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये तो डायरेक्ट टैक्स के लिए सरकार ने किया। और जीएसटी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब आ रहा है। ये हमारे देश में ही था। यदि आप यूरोप की बात देखें तो वहां 26 अलग अलग कंट्री हैं, टैक्स एक है। मतलब 26 कंट्री एक टैक्स। हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज्यादा जबकि कंट्री एक। यूरोप में कंट्री 26 टैक्स एक। तो सरकार ने जीएसटी में इनिशिएटिव लिया और इस बार एप्लीकेबल होने वाला है। तो पूरी कंट्री में एक टैक्स हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, इससे यूथ को बड़ा फायदा मिलेगा। जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं बिजनेस करने, कारोबार करने, उनको बहुत एडवांटेज मिलेगा। बहुत सारी तरह के कंफ्यूजन्स हैं कि आईटी में बहुत कंफ्यूजन्स हैं कि इस प्रोडक्ट पे वैट लगे, सर्विस टैक्स लगे, दोनों लगे। दोनों डिपार्टमेंट कहते हैं मेरे को ये तो सर्विस टैक्स लगेगा, वो वैट वाला कहता है वैट लगेगा। तो दोनों लगेंगे या एक लगेगा। तो ये कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएगा। जीएसटी एक टैक्स आ जाएगा और साथ में आपने वैट दिया तो सर्विस टैक्स में उसका क्रेडिट भी मिलेगा आपको। तो एक टैक्स होने के कारण जो डबल टैक्सेशन हो रहा था वो भी खत्म होगा। अच्छा सर, जब जीएसटी की बात आती है तो जनता के मन में भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स चलते हैं जीएसटी को लेकर। उन पे हम आपसे बात करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने जो सर्वे किया है, लोगों के बीच जाकर उनसे पूछने की कोशिश की है बजट के बारे में कि उनको क्या ठीक लगा क्या नहीं, उसके बारे में भी जनता बहुत सारे सवाल हमसे कर चुकी है। तो वो सवाल हम जानना चाह रहे हैं और हम आपको दिखाना भी चाह रहे हैं कि क्या क्या सवाल किया उन्होंने। आइए देखते हैं। सर, अगर बजट की बात करें तो ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्र के लोगों को ही यह प्रभावित करता है। सैलरीड पर्सन, कॉरपोरेट हाउस को मद्देनजर रखकर ही बजट बनाई जाती है, ऐसा लगता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है, अगर है भी तो वो प्रभावित नहीं करती है। मैं ये कहना चाहूँगा इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया है कि हमारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तवज्जो दी गई और लगभग 1,87,000 करोड़ रुपया इसी काम के लिए रखा गया है कि जो कृषि, ग्रामीण और एलाइड इंडस्ट्री में देखने में काम आएगा। इसके अलावा इस साल का हमारा बजट 10 लाख करोड़ का लोन देने का है कृषि क्षेत्र में। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा काम किया गया है कि जो हमारी फसल बीमा योजना है, जो फसल बीमा योजना है ये हमारे हम चाहते हैं कि पूरे देश में 100% लागू हो। अच्छा। और 2019 तक का जो टारगेट है वो 50% का है। अच्छा। अभी 30% अचीव किया है हमने। तो हम चाहते हैं कि देश में 50% जो भी फसल होती है उसका बीमा होना चाहिए इस योजना में। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। 2019 तक 18-19 तक हमने 50% क्रॉप को ये योजना दे दी। तो उससे जो हमारा किसान है उसकी जो मेहनत की कमाई होती है गाड़ी और उसकी पूरी मेहनत होती है वो बेकार नहीं जाएगी किसी भी कारण से, अगर फसल में उसको कोई परेशानी आती है। इसके अलावा जो एक और सवाल हमसे किया गया जनता के, मैं कहूँगी बिहाफ पर। मैं दलजीत शर्मा एक अकाउंटेंट हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये बजट मेरे घर का सपना पूरा कर सकता है? देखिए जरूर होगा इस बार साकार, क्योंकि इस बारी देश ने पहली बारी जो बजट पेश किया वो इतना अच्छा बजट पेश किया। उसमें उन्होंने क्या बोला कि अभी तक क्या हो रहा था हाउसिंग में, क्या था कि सब लोग जो हाउस बनाते थे प्रीमियम हाउसिंग बनाते थे और हाउस ब्लैक मनी की वजह से इतने महंगे हो गए थे कि आम आदमी की रीच से वो मकान बाहर हो गया था। जो 40, 50, 60 या 1 लाख रुपए महीना तक कमाता है उसके लिए मकान सोचना एक सपना था। बिल्कुल। तो सरकार ने क्या किया कि 60 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर मतलब 600 स्क्वायर फीट लगभग, और ये कारपेट एरिया, और सुपर एरिया बोले तो 800-900 स्क्वायर फीट। तो 800-900 स्क्वायर फीट तक के जो मकान है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी दे दी। अच्छा। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में कहलाए जाएंगे, रियल एस्टेट में नहीं आएंगे। अच्छा। और उनको बनाने वालों को भी छूट है और उसमें जो मकान खरीदता है उनको भी छूट है। और उसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने एक टारगेट रखा है कि जो लोग उस योजना में मकान खरीदेंगे उनको सस्ती दरों पे ब्याज पे पैसा भी मिलेगा। अच्छा। और 2019 तक सरकार ने कोशिश की है, या 2019 तक सरकार का टारगेट है, दोबारा लेता हूं, 2019 तक सरकार का टारगेट है 1 करोड़ मकान बनाने का।
अच्छा, जिससे कि जो झुग्गी झोपड़ी या कच्चे मकान या जिनके पास मकान नहीं है उनको वो सब मकान मिले। और ये जो योजना है, ये जो 60 स्क्वायर मीटर की योजना चलाई है सरकार ने, इससे ही हमारे देश में हर एक को हाउसिंग मिलेगी। ये मकान अगर आप देखोगे तो इतना सस्ता होगा कि वो जो 20, 30 और 40 हजार रुपए महीना आदमी कमाता है वो भी इस मकान को खरीद सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है और मुझे लगता है कि सबका अपना घर तो होना ही चाहिए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बजट 2017 एंड 18 में यूथ के लिए क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा यूथ के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि यूथ को क्या चाहिए? यूथ को चाहिए या तो उसे एजुकेशन मिले और या उसे कोई स्किल ट्रेनिंग मिले। उसके लिए जो प्रधानमंत्री कौशल योजनाएं हैं हमारी, उसमें अभी तक कुल 60 सेंटर हैं। सरकार चाहती है ये 600 सेंटर करना। अच्छा, तो ये 10 गुना हो जाएंगे तो मेरे को लगता है बहुत सारे यूथ को ट्रेनिंग मिलेगी। इसके अलावा एक और हमारी योजना संकल्प योजना है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम 3 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग देंगे। और इसके साथ ही सरकार चाहती है 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के होंगे, जिसमें जो हमारा यूथ है वो ट्रेनिंग ले पाएगा। तो ये सारी ट्रेनिंग की स्कीम यूथ को, बल्कि मैं कहूंगा इस बार का जो बजट है उसका पूरा फोकस ग्रामीण और कृषि के अलावा यूथ है। वैसे अभी फिलहाल फिर से एक ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी रह गए हैं, जो अगले सेगमेंट में जरूर पूछेंगे। और सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि किस तरह से देश के विकास के लिए इस बार का बजट पॉजिटिव है। यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए। मैं कहना चाहूंगा जो बजट है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि कलेक्शन ऑफ डाटा है कि आंकड़ों को हमने इकट्ठा कर लिया और प्रेजेंट कर दिया। ये जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर बिजनेस इनसाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बजट के बारे में, तो कैसे एक आम इंसान को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को, यूथ को और पूरे देश को इस बार के यानी कि 2017-18 के बजट से क्या फायदा होगा, इसके बारे में हमने कुछ एक बातचीत की। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल हैं जो सर से पूछने बाकी हैं, यानी सुनील कुमार गुप्ता जी जो हमारे बिजनेस एक्सपर्ट हैं, उनसे जान लेते हैं। एक और सवाल जो अभी लास्ट सेगमेंट में हमसे पूछा गया था कि देश के विकास के लिए क्या इस साल का बजट पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसे मैंने बताया कि पहली बार देश ने उन सेक्टर्स को जो देश का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए विकास के लिए, उन सब सेक्टर्स को देखा है और उन सब सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। तो मुझे लगता है ये वाला बजट विकास का बजट है। बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जैसे बात की कि यूथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक और सवाल, मेरा नाम रंजीत है। मेरा सवाल ये है, हम युवा वर्ग पे इस जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होगा? जीएसटी जो लागू होने वाला है उसका क्या फायदा होगा आम इंसान को भी, बिजनेसमैन को और पूरे ओवरऑल अगर मैं देश की बात करती हूँ? देखिए, जैसे मैं बता रहा था, एक टैक्स जी, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक टैक्स होगा। अभी कई बारी एक प्रोडक्ट के ऊपर हम 2 बार टैक्स दे देते हैं, तो वो खत्म होगा, एक ही बार टैक्स लगेगा और पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी आएगी कि आपने कौन सा टैक्स कहाँ कैसे देना है। वो टैक्स इस प्रकार से है कि एक तो वो ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और आपको क्योंकि एक ही टैक्स है, ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कर्नाटका में काम कर रहे हो तो आपका अलग टैक्सेशन है, उत्तर प्रदेश में कर रहे हो तो अलग टैक्सेशन है, महाराष्ट्र में चले गए तो अलग टैक्सेशन है। वो एक टैक्स एक राष्ट्र, जैसे नारे से पता लगता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है देश को। मेरे को लगता है खाली जीएसटी के आने से जीडीपी ग्रोथ हमारी 1 से 2% बढ़नी चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि ये बजट आम जनता के लिए डेवलपमेंट लाएगा या नहीं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डिजिटल इंडिया को लेके मोदी जी बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। इस बार के बजट में डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं? जैसे हमने अभी देखा कि जनता ये भी जानना चाहती है कि पीएम साहब जो हमेशा डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने की बातें करते रहते हैं और करते भी हैं काफी हद तक, उसके लिहाज से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है इस बजट में पहली बार दिखता है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि भीम ऐप जो लॉन्च हुआ है उस पर सरकार का पूरा तवज्जो है और उसमें सब कुछ है। उसमें आप यूपीआई भी है, उसमें आधार इनेबल्ड सर्विस भी हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट आधार से अगर जुड़ा हुआ है तो आप अपने थंब से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। और साथ में सरकार ने कोशिश की है सितंबर 2017 तक, मतलब अगले आने वाले 6-7 महीने में 20 लाख पीओएस मशीन लगाई जाएंगी जो कि आधार इनेबल्ड होंगी। तो ये जो स्टेप है, ये इतना बड़ा स्टेप है कि देश का काम करने का, पेमेंट करने का, सोचने का पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब सब कुछ रिकॉर्डेड होगा तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम टैक्स का नेट बढ़ाएं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाएं। जब सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा तो ऑटोमेटिकली आपको टैक्स देना ही पड़ेगा सब चीजों के ऊपर, और आपको उसका एडवांटेज भी मिलेगा, क्योंकि जो टैक्स पेड मनी होती है वो जो आपके अकाउंट में होती है, आप बिजनेस ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपको बैंक से या इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस मिलने में भी आसानी हो जाती है।
यानी ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ इस बार के बजट की, तो बाकी सालों से काफी अलग आप इसे समझते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट है जी। वो एक समय था 6.25% तक पहुंच गया था, जो कि बहुत हाई है। ये धीरे धीरे अब हमारा इस बार 3.2 है। अगर ये 3 से कम रह जाता है तो देश के लिए बहुत अच्छा है। फिस्कल डेफिसिट कम होना देश का बहुत जरूरी है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का मतलब इतना पैसा आपको लोन लेना पड़ रहा है और फिर उस पर ब्याज देना। पूरा देश उसी चक्कर में फंस जाता है, हर बार लोन ले और उसका ब्याज देने के लिए फिर लोन ले अगली बार। बिल्कुल सही। तो ये कम करना बहुत जरूरी था। मेरे को लगता है ये सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने 3.2 पे रोका है और अगले साल के लिए 3% से नीचे रखने का कमिटमेंट किया है। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी भी है कि लोग पूरा साथ दें सरकार का, ताकि जो हमारा देश है वो विकास की तरफ आगे बढ़े। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई है, तवज्जो दी गई है, और जो भी एम है सरकार का वो पूरा हो सकेगा। इसी के साथ जो हमारे कॉलर ऑफ द डे हैं उन्होंने भी सवाल किया है। सुमित चौहान है जिन्होंने हमें लिखा है, बीपीआईटी के स्टूडेंट हैं और ये जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर बनना चाहें तो क्या करें उसके लिए? देखिए, ये बड़ा आसान है। आपने क्योंकि इंजीनियरिंग कर लिया है, इंजीनियरिंग करने के बाद जो भी आपका महारत है, जिसमें भी आपने हुनर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसी में एक बिजनेस प्लान को बनाएं और बिजनेस प्लान बना के सबसे पहले ये सोचें कि आपका एम क्या है, आप कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस देना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट या सर्विस का पूरा बिजनेस प्लान बनाएं और उसके बाद देखें हमारे चार बड़े फैक्टर होते हैं कि लैंड, बिल्डिंग में कहाँ लूँगा, कैसे लूँगा, किराए की अपनी होगी। दूसरा, उसमें जो स्किल्ड लेबर और या अनस्किल्ड है कितनी जरूरत पड़ेगी, कहाँ से अरेंज होगी। तीसरा, फाइनेंस कैसे होगा और कहाँ से अरेंज होगा। पांचवा, चौथा, मार्केटिंग। तो ये 4 चीजों का अगर ध्यान रख के बिजनेस प्लान बनाएंगे तो मेरे को लगता है जरूर सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है हर एंटरप्रेन्योर अगर ये 4 फैक्टर्स को दिमाग में रख लेना तो फिर जरूर सक्सेसफुल वो होंगे। इसी के साथ सुमित चौहान को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी जो हमारे आज के कॉलर ऑफ द डे है। बिजनेस इनसाइड में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके मैंने तरह तरह की बातें सीखी, चीजें सीखी और सुनील सर से मेरे को मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ जानना चाहूंगी आज का सिग्नेचर कमेंट ऑफ द डे क्या है? मैं कहना चाहूंगा जो बजट है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि कलेक्शन ऑफ डाटा है कि आंकड़ों को हमने इकट्ठा कर लिया और प्रेजेंट कर दिया। ये जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट होता है। बिल्कुल सही कहा कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का एक ब्लूप्रिंट होता है। और जैसे हमने पहले बात की कि पूरे देश को सरकार का इसमें साथ देना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सर, जो इतना कीमती वक्त हमेशा आप हमारे लिए निकालते हैं और हमारे पूरे देश को जागरूक करते हैं कि कैसे वो आगे बढ़े सरकार के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज हमने बात की है बिजनेस इनसाइड में बजट के बारे में कि कैसे 2017 और 18 का बजट देश के लिए अच्छा होने वाला है और देश का विकास इससे कैसे होगा। एक बार फिर से एक खास टॉपिक पे बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आपको बता दें कि ये शो आपका अपना शो है, इसमें आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर एज एन हमारे गेस्ट ऑफ द डे बनकर भी आ सकते हैं। वैसे अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल, कोई भी शंका, कोई डाउट रहता है तो उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं ईमेल्स के जरिए या SMS के जरिए भी। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।